हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष वर्मा, यूपीएससी फैकल्टी एट वेटिकन इंस्टीट्यूट रोहतक। देखिए, यूपीएससी के रिगार्डिंग हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं और इंडियन पॉलिटी में जो सबसे पहली चीज़ हमने स्टडी की है वो अपना फंडामेंटल राइट्स। 4 वीडियोस हम सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स को डेडिकेट करते हुए थोरोली विद केसेस जो करंट अफेयर के हैं या फिर जो पहले सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स आई हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी की सारी हमने डिस्कस की है। आज हम यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चंस है उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि जितना हमने पढ़ा था वो कितना रेलिवेंट था, किस तरीके से वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जो हमने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिए हैं वे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को टारगेट करने वाले ही क्वेश्चंस उठाए हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं कि जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, इनकी कम्बिनेशन करके देते हैं। तो देखो, जो चैप्टर हमने स्टडी किए नहीं है तो उन क्वेश्चंस को लेने का भी फायदा नहीं है। जैसे जैसे हम वो चैप्टर करते जाएंगे उन क्वेश्चंस को भी कवर करते जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में जस्ट फंडामेंटल राइट्स को ही टारगेट करके जो क्वेश्चन आए हैं हमने वही पिक किए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका 1997 में पूछा गया था। कहा गया है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग ट्रू है। क्लियर। अब जैसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। अब जो इसने पहली स्टेटमेंट बोली है इसके बारे में याद कीजिए, मैंने जो बिल्कुल पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया था कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा तो होता है लेकिन जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो प्रेसिडेंट है। और वहां पे एक लाइन मैंने स्पष्ट बोली थी आपको कि प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है, फिर भी पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर। तो जो इसने पहली स्टेटमेंट बोली है वो हो गई जी आपकी बिल्कुल ठीक। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। ये भी अभी हमने डिस्कस किया। तो देखो, इसमें अपने पास 2 हाउसेज भी हो गए और प्लस में प्रेसिडेंट भी हो गया, तो सेकंड वाली भी इसकी सही है। तो इस हिसाब से बोथ इसका आंसर होगा, यानी आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका 2002 में। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में आर्टिकल्स दे रखे हैं और राइट हैंड साइड में उसकी एक्सप्लेनेशंस को मैच करने के लिए वहां पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। तो इन क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हो तो आप जो इसकी एक्सप्लेनेशंस है वहां से उठाओ। जैसे इसकी जो पहली एक्सप्लेनेशन दे रखी है, फर्स्ट पॉइंट पे कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब देखो, प्रॉपर्टी का जिक्र आ गया तो याद करो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19F या फिर आर्टिकल 31 इन दोनों में से पाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें आपके पास दे रखा है डी। अब जो हमारे पास डी है ये तो मैच कर जाता है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ। ठीक, अब जाते हैं सेकंड वाले पे। नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट। सरकारी नौकरी की बात हो रही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये होगा आपके पास आर्टिकल नंबर 16। अब 16 का दे रखा है, वो दे रखा है ए में, तो ए का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा आपका 2। क्लियर है। अब बस यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। अब ये ढूंढो आप कि A2 किस में दे रखा है। तो देखो, अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपके पास B और D ये तो यहीं पे ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे A क्या है 3 है और वहाँ पे A क्या है 2। क्लियर। अब बात करते हैं हमारा एक कम्बिनेशन D1 का। तो D1 का कम्बिनेशन A में है, वो C में नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2002 में। क्लियर है। तो जस्ट अगर आपको आर्टिकल्स याद हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या बात कह रखी है तो ये आपका क्वेश्चन आराम से हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, 2004 में पूछा गया है। इसके अंदर भी हम यही ट्रिक अपनाएंगे। एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ेंगे। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ RRCSP 15। ये हो गया जी आपका B1। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज।
ये बात किस में कही गई थी? आर्टिकल 14। ढूंढो 14 कहाँ है, वो है आपका ए। बस अब इस कॉम्बिनेशन को देख लो, A2 होना चाहिए, B1 होना चाहिए, ऐसा सिर्फ आपका सी में मिलेगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में ही पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बात की गई है नो चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स। तो ये कीवर्ड्स ही काफ़ी है ये पता लगाने के लिए कि ये क्वेश्चन आपको आर्टिकल नंबर 24 के बारे में बोल रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 24 में हमने पढ़ा था कि जो बच्चे 14 साल से कम की उम्र के हैं उनको हार्मफुल हजार्डस वर्क से बाहर रखा जाएगा। सिर्फ इनोसेंट वर्क वो कर सकते हैं, अपनी फैमिली बिजनेस के अंदर वो काम कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर स्कूल टाइमिंग, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 2015 का पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है कि विच या हु ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कस्टोडियन। अब अगर आपने लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ी है तो उसके अंदर एक सिंपल लाइन यूं की यूं दे रखी है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कस्टोडियन है, गारंटर है अपने फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर आप देखोगे तो फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल एज इट इज लाइन दे रखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017 में पूछा गया है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो इसने बात कर दी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो याद करो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। अब जो क्लासिफिकेशंस थी उसके अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या आता था? आपका आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। जो 23 है, 23 ने बता रखा था कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको प्रोहिबिशन करना है, फोर्स्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करना है। ठीक है, तो पहला तो हो गया जी आपका फर्स्ट वाला कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। और 24 में बता रखा था, जो हमने पीछे अभी स्टडी भी किया था, कि जो 14 ईयर से कम के बच्चे होंगे उनको हम हजार्डस और हार्मफुल काम से दूर रखेंगे। तो वो हो जाएगा आपके पास इसमें स्टेटमेंट नंबर 4। अब बात करते हैं इसकी सेकंड स्टेटमेंट या थर्ड स्टेटमेंट, ये क्यों गलत है? देखो जो सेकंड है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आपका आर्टिकल नंबर 17 है और इसका ग्रुप क्या बना था जी? राइट टू इक्वलिटी। ये राइट टू इक्वलिटी के ग्रुप में आता है। और बात करें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आपके पास आर्टिकल नंबर 29 और 30, 29 और 30 के अंदर आता है। ये आपका एक्सप्लोटेशन के बारे में नहीं है, कल्चरल इंटरेस्ट है जो उनको बचाने के बारे में था, जो माइनॉरिटीज़ के केस में। तो इसलिए आपका जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है ये सही है, तो इस हिसाब से आपका आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से 2017 का ही क्वेश्चन है। कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला कहता है कि राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। पहली स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि भाई किस जगह पे हिट करने की कोशिश करने लग रहा है। याद करो जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे तो फीचर्स पढ़ते हुए मैंने आपको एक पॉइंट के ऊपर बार बार फोकस दिलवाया था, और वो ये था कि जो राइट्स है वो क्या है आपके पास? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। याद आया कुछ? अगर आपको याद नहीं है तो आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फंडामेंटल राइट्स आर आइडल टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनको राइट्स मिले हैं और वे गारंटीड हैं, उनको छीना नहीं जा सकता। अब बात ये आती है कि भाई छीनने वाला है कौन? छीनने वाला है स्टेट। कि स्टेट या एग्जीक्यूटिव कोई भी
अपना मेथड अपना के हमारे सिटीजन्स के, यहाँ पे रहने वाले लोगों के अगर राइट्स को छीनने की कोशिश करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स उनके आगे अड़ जाते हैं। क्लियर है? तो अब इस हिसाब से आप पढ़ो कि राइट्स क्या है, राइट्स क्लेम्स है किसका, सिटीजन का, और किसके खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ। अब ये स्टेटमेंट देखो क्या कहीं पे दे रखी है ऐसी कुछ स्टेटमेंट, तो पहला तो हो जाएगा गलत क्योंकि इसमें उल्टा बोल रखा है। सेकंड में जाते हैं, सेकंड बी में, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट। भाई स्टेट का कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, ओहो सॉरी ये बड़ा ऐसा है तो ये नेशन की बात करने लग रहा है। तो देखो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट का एक प्रिविलेज है। सी में जाते हैं, मेन बात ये है जो सी में क्या रखी है इसने, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ये बिल्कुल सही बात क्या रखी है, तो आपका आंसर ये सी हो जाएगा कि क्लेम्स है किसका, सिटीजन्स का, और किसके खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है। ये आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपको कुछ सोचना भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो अपने फंडामेंटल राइट्स लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं 2018। भाई 2018 के इस क्वेश्चन के अंदर तो 9th शेड्यूल के बारे में बात कर रखी है, देख रहे हैं? तो 9th शेड्यूल याद करो, इसका हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल था, और वो कौन सा था, वो था जी आपका 31B। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल नंबर 31A, 31B और 31C ये आपके एक्सेप्शंस थे। 31A में हमने देखा था जो एक्विजिशन होते हैं या अमलगामेशन होते हैं उनके बारे में उसने राइट्स दे रखे थे गवर्नमेंट को, ठीक है। 31B में हमने देखा था कि भाई ने एक 9th शेड्यूल बनाया था और उसके अंदर कोई भी वाहियात ला जिससे राइट्स छीने जा सकते हों वो सारे के सारे 9th शेड्यूल में डाल देते थे। कारण क्या था कि भाई जो 9th शेड्यूल के अंदर कानून होंगे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किए जा सकते। क्लियर? और 31C में हमने क्या पढ़ा था, 31C में हमने देखा था कि when 31C comes, इसका मतलब क्या है कि 39B, 39C, DP, SP जब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आर्टिकल नंबर 14 एंड 19 गोज। ये स्टेटमेंट हमने की थी उस वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखी है तो भाई पहले उसको देखो, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करना, वरना कोई फायदा नहीं है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट है ओके बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट कोई भी स्टेटमेंट आपका 9th शेड्यूल में डाल सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता था वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। देखो जो स्टेटमेंट 2 है ये 2007 में IR कोएल्हो केस जो हुआ था उससे पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 2007 में जब ये IR कोएल्हो केस आ चुका है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप 9th शेड्यूल को एक ब्लैंकेट की तरह यूज नहीं कर सकते कि आप किसी भी तरीके का एक लॉ बनाओगे और आप 9th शेड्यूल में डाल दोगे और ये सोचो कि जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू आपका एक बेसिक फीचर है और बेसिक फीचर ये कोई नहीं छीन सकता। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी हो जाएगी गलत, फर्स्ट हो जाएगी सही, यानी इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा जी आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं 2018 का ही पूछ रखा है जी। कहता है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपके 2017-18 के दौरान बहुत किस्सा उठा था इसका, राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है, BN कृष्णा, ये नाम याद रखना। ये वो कमेटी है जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाया है। कौन? BN श्री कृष्णा इस कमेटी में। तो इनके बारे में बात की गई है कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है वो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट होगा। तो इस हिसाब से देखो कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है।
तो जब बात करोगे आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो ये अपना आर्टिकल कौन सा है? 21। ऑप्शन में जस्ट आपको यही से पता लग जाएगा भाई, अपने पास जो इसी वाला पॉइंट है जिसमें कह रखा है कि आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3, ये इसी का पार्ट होगा, और तो कहीं जा ही नहीं सकता ये। क्लियर? तो आपका जो ऑप्शन सी वो करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 2019 में पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट है, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। देखो आपने आर्टिकल 32 जब पढ़ा था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं आपको बताने लग रहा था कि आर्टिकल 32 का सहारा लेके, इसकी मदद लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 226 का सहारा लेके आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। जब हम आर्टिकल नंबर 13 करने लग रहे थे, यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन की थी चीज़ें। अब मेन बात ये आती है, ये कह रहा है कि अगर मान लो सेंटर कोई कानून बनाती है जिसको आप जिसको आप चैलेंज करना चाहते हो, तो जस्ट और जस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ये स्टेटमेंट कहती है। अगर ये बात सही होती तो आर्टिकल 13 के में इस बारे में जिक्र करने की ज़रूरत ही क्या थी कि भाई जुडिशियल रिव्यू नाम की कोई चीज़ होगी। और उसके बाद फिर याद करो, हम जब आर्टिकल 32 कर रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने फीचर में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन तो है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो स्टेटमेंट दे रखी है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं तो वहाँ पे मैटर नहीं करता कि जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट लेके आ रही है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आए या स्टेट गवर्नमेंट लेके आए, अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो उसको चैलेंज करने के लिए। क्लियर? तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा के चलना कि हाई कोर्ट माना कि स्टेट के लिए होती है, लेकिन जब जुडिशियल रिव्यू की बात की जाएगी तब सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज भी चेक कर सकती है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो वही इस हिसाब से हो गई इसकी गलत। अब दूसरी स्टेटमेंट और देख लेते हैं। कहता है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर से पहुंच जाओ आर्टिकल नंबर 13 पे। आर्टिकल 13 जिसने नहीं देखा वीडियो में जाओ दोबारा देखो, जहाँ पे मैं बार बार एक बात कह रहा था कि आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू होगा, उसके अंदर जो लॉ है, लॉ को चैलेंज किया जाएगा। और इस लॉ की मैंने आपको कैटेगरी बताई थी कि पहली कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं परमानेंट लॉज, सेकंड के अंदर आ जाते हैं आपके टेम्परेरी लॉज, उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं आपके पास जो नोटिफिकेशंस होती हैं जो स्टेचुटरी बॉडी रिलीज करती है, और फोर्थ पे बताया था मैंने आपको कस्टम्स, जो कि आपका नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ पावर है। ठीक है, और उसी के बाद एक स्टेटमेंट दे रखी थी और उस स्टेटमेंट में बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। ये एक एक लाइन को ध्यान से सुन लेना, अगर किसी ने वीडियो में ध्यान से नहीं सुनी है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारा का सारा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ बट इट कैन बी चैलेंज्ड। व्हाई? बिकॉज इफ इट वॉयलेट्स एनी ऑफ द बेसिक फीचर, अगर कोई भी बेसिक फीचर वो किसी भी तरीके से हर्ट होता है, वॉयलेट होता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देन इट कैन बी चैलेंज्ड। तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इस हिसाब से सारी बातें अगर आपने अच्छे तरीके से सुनी है, समझी है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगी? गलत। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में बोल रखा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, और हम कह रहे हैं कि कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में लिखी हुई है ये चीज़, वहाँ पे है मेंशन। ठीक, तो इस हिसाब से देखा हमने कि ना तो पहली स्टेटमेंट इसकी सही है ना दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? ये तो हो गई जी आपके पास
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल डायरेक्ट फंडामेंटल राइट को लेके पूछे गए थे। ठीक, अब चलते हैं मेंस के क्वेश्चन। अब मेंस के क्वेश्चन देखें तो आप हैरान रह जाओगे कि इतने सारे क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे गए थे डायरेक्टली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अब अगर आप अपनी फंडामेंटल राइट्स अच्छे से तैयार नहीं कर रखे हैं तो आप देख सकते हो जितने भी ये मैंने एरो लगा रखे हैं इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। स्टडी करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि फुल डिस्कशन तो मैं कर नहीं पाऊंगा वीडियो में। इसके लिए तो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। क्लास में ही आपको इनके आंसर लिखवाए जाएंगे, बताए जाएंगे अच्छे से, इसके बारे में केस स्टडीज़ की जाएंगी। वीडियोज़ में तो बहुत लेंथी इसकी वीडियोज़ बन जाएगी एक एक क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो जी, 2013 के क्वेश्चन से पिक करते हैं जो बिल्कुल लास्ट में दे रखा है। कहता है डिस्कस, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, डिस्कस सेक्शन 66A of IT Act with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution। आर्टिकल 19 जब आया था तब मैंने आपको चिल्ला के बोला था कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 19 है, 21 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से स्टडी करना। इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्री में भी और मेंस में भी। तो आपने देखा कि भाई प्री में तो किस तरीके से पूछे जाते हैं, अब मेंस में भी देख लो। 2013 के अंदर IT एक्ट जो आया था उसका कुछ करंट अफेयर में चला हुआ था, तो उस करंट अफेयर की जो एप्लीकेशन है उसको इन्होंने अटैच कर दिया आर्टिकल नंबर 19 से, और 19 के साथ अटैच करके आपका ये क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। तो खैर अभी तो इसको डिस्कस करने का इतना फ़ायदा नहीं है, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि करंट अफेयर का जो हमारे पास ये IT सेक्शन है इसकी हमें नॉलेज ही नहीं है। अगर करंट अफेयर में आया है तब हम इसकी नॉलेज भी लेंगे, उसके बाद इसको कंपेयर भी करेंगे, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को अभी के लिए। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को करंट अफेयर के साथ जोड़ के मेंस में क्वेश्चन फ्रेम होता है। अगर अभी भी मान लो आपने इलेक्शन में देखा होगा कि बहुत सारे हेट स्पीचेस दिए गए थे 2019 के अंदर, और उस हेट स्पीच के बारे में बोला गया था कि आर्टिकल नंबर 19 जो हमें कहता है कि हम फ्री हैं अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेट स्पीच करें या इंसाइटमेंट करें पब्लिक के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान ये हेट स्पीच और आर्टिकल 19 ये दोनों मुद्दे उठ के आते हैं, तब वहाँ पे एप्लीकेशन इसकी बनती है। तो इसलिए करंट अफेयर के साथ आप अटैच करोगे जो भी आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे, और उसके बाद वहाँ से देखोगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर से आर्टिकल 19, और इसमें तो कह ही दिया जी, इसमें तो कह ही दिया, इसमें आ गया डज इट कवर हेट स्पीच आल्सो। और क्वेश्चन की एक बार टाइमिंग देखो, क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, और याद करो 2014 में क्या हुआ था, इलेक्शन। तो अभी हमने इलेक्शंस की बात की थी और ये इलेक्शंस का ही टाइम था। तो आपने देखा किस तरीके से जो करंट अफेयर है इसमें इन्होंने एप्लीकेशन ढूंढी और अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना आर्टिकल 19 है उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि इंसाइटमेंट नहीं करवा सकते, पब्लिक को भड़का नहीं सकते, आप हेट स्पीच नहीं दे सकते। क्लियर? तो इसके अंदर पूछ रखे हैं व्हाई डू द फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन ए स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कि जो मूवीज़ होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल मूवीज़ आई बीच में, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आई, मनमोहन सिंह जी के ऊपर आई, और भी एक दो पॉलिटिकल मूवीज़ आई जिसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ था। तो इसमें फिर से उन्हीं को टारगेट किया गया है कि किस तरीके से ये 19 को वोलेशन करते हैं। ठीक है, या इसको हम किस तरीके से आर्टिकल 19 के साथ मैच करते हैं, अप्लाई इनको हैंडल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रखी है, डज द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एंटेल लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग क्रैकर ड्यूरिंग दिवाली। डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 of the Indian Constitution and judgment of the apex court in this regard। 2015 ये वो टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया था। आमतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करता है, मेकिंग ऑफ लॉ नहीं करता, ये काम लेजिस्लेटिव ऑर्गन का है। ठीक है, बट स्टिल आर्टिकल 142 उनको इस इमरजेंसी केसेस में, जब हेल्थ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है
जब पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी, ठीक है, लेकिन वो हमारी सोसाइटी के लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो 2015 वो टाइम था जिस टाइम पे एयर पोल्यूशन अपने पीक पे पहुंच गया था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और उसको कुछ लॉज बनाने पड़े कि आप 10 बजे के बाद क्रैकर्स नहीं, आप इनको फायर नहीं कर सकते क्रैकर्स को। आप पर्टिकुलर जो ज़्यादा स्मोक वाले क्रैकर्स होते हैं आप इनको मार्केट से परचेज नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ रेगुलेशंस लेके आई थी, गाइडलाइन लेके आई थी सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद ये क्वेश्चन उठा था कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं करने लग रही है। जुडिशियल एक्टिविज्म यही होती है जब सुप्रीम कोर्ट अपने 142 का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करने लग जाए और पार्लियामेंट है वो बेचारा साइड में बैठा देखता रह जाए। ठीक है, तो अगर आपको आर्टिकल 142 की फिर आर्टिकल नंबर 21 की इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जुडिशियल एक्टिविज्म की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकता है। क्योंकि जो अपने पास क्रैकर्स का जो स्मोक होता है, जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, सांस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आँखों में जलन होती है, और ऊपर से पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सूरज तक छुप जाता है। इतना पोल्यूशन हो जाता है कि सांस लेना सबके लिए मुश्किल हो जाता है, नई नई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो वो एक तरीके से आर्टिकल नंबर 21 है, उसी का वोलेशन हो जाता है कि आपकी जो लाइफ है उसको एंडेंजर करने लग रहे हैं क्रैकर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में ही पूछा गया था। कहता है खाप पंचायत हैव बीन इन द न्यूज़ फॉर फंक्शनिंग एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के बाद जुडिशरी के बारे में, लेजिस्लेटिव के बारे में और एग्जीक्यूटिव्स के बारे में डिफाइन करती है। ठीक है, खाप पंचायत के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं करता। बट आपने देखा होगा जो खाप पंचायत होते हैं ये काफ़ी तरह की रूलिंग करती है, सोशल बायकाट करवा देती हैं फैमिलीज़ का, और अलग अलग तरीके की जो सजाएं हैं और वो भी बिना लॉजिक के वो ऐसे सुना देती है कि कई कई बार तो जो वहाँ पे जो ये एक्यूज्ड पर्सन होते हैं इनकी मौत तक हो जाती है। तो उस टाइम पे बहुत ही बड़ा मुद्दा बना था कि जो खाप पंचायत हो रही है ये अपने एक पावर का मिसयूज करने लग रही है, जो सोसाइटी ने इनको पावर दे रखी है उसका मिसयूज होने लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनने लग रही है। तो क्वेश्चन में एक बात तो ये यहाँ तक कह दी कि ठीक है जो ये ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब ह्यूमन राइट वायलेशन का मतलब क्या है, वही आर्टिकल नंबर 21 पे चले जाओ, सीधी सी बात है। अब मान लो शादी की बात करें कि लड़का लड़की है, वो सेम विलेज के हैं, वे एक दूसरे को पसंद करते हुए शादी करते हैं, या फिर वो जो गोहांड होता है हमारा, यानी जो नियर बाय का विलेज होता है जहाँ पे भी शादी करना अलाउड नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शादी कर लेते हैं। तो खाप पंचायत कई बार ये सीन भी देखा गया कि उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको आपस में फिर भाई बहन बना देते हैं। इस तरह की जो वर्डिक्ट है वो सुना देते हैं, या फिर उनका सोशल बायकाट कर देते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको जब्त कर लेते हैं। तो जो ये चीज़ होती है उसमें क्या है कि ह्यूमन राइट का वोलेशन होने लग रहा है, क्योंकि आप किसके साथ रहना चाहते हो, किससे शादी करना चाहते हो, इट इज़ योर पर्सनल मैटर, और आर्टिकल 21 इसकी प्रोटेक्शन देता है। और अगर खाप पंचायत आके इस तरह के फरमान सुनाएगा तो आपके आर्टिकल 21 का वोलेशन होने लग रहा है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में पूछी गई ये बात, डिस्कस क्रिटिकली द एक्शंस टेकन बाय द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी टू सेट द थिंग्स राइट इन दिस रिगार्ड। फिर से करंट अफेयर पे जाएगी बात। करंट अफेयर के अंदर उस टाइम पे खाप पंचायत के बारे में, इनके प्रिविलेजेस के बारे में, और जो हमारी मेन ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनका खाप पंचायत के साथ किस तरीके से रिलेशन है, ये सारा का सारा डिस्कस किया गया है। और वहाँ से हमने वो पॉइंट्स पिक करने थे और उसके बाद इस क्वेश्चन को फ्रेम करना था। अगर आज आप सोचना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि खाप पंचायत को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। आर्टिकल नंबर जो 73 है, सॉरी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 है, उसके अंदर हमने सरपंच वगैरह बनाने की एक व्यवस्था दी है जो लोकल अथॉरिटी होती है, और उनको कुछ पावर दी है कि भाई वहाँ पे एक ग्राम न्यायालय होगा, लेकिन जो ग्राम न्यायालय होते हैं उनके भी जो वर्डिक्ट होते हैं वो चैलेंज हो सकते हैं। तो वहाँ पे तो हमने एक ग्राम न्यायालय जैसी कोई सुविधा दे रखी है, लेकिन वहाँ पे भी खाप पंचायत का हमने किसी भी तरीके से रूल डिफाइन नहीं किया है 73 अमेंडमेंट के बाद। क्लियर?
तो भाई खाप पंचायत के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लिख सकते हो। और करंट अफेयर उसको मर्ज करना पड़ेगा, केसेस को दिखाने पड़ेंगे क्या क्या केसेस आए थे, और उसके बाद फिर हमारे जो ये मेन ऑर्गन्स है इन्होंने क्या एक्शन लिया है। नेक्स्ट आ गया जी आपका 2017 का क्वेश्चन, एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। 2017-18 के अंदर मैंने आपको बताया था BN श्रीकृष्णा रिपोर्ट आई थी, राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग आई थी। आपने देखा कि राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन 2018 प्री में पूछा गया था, और आप ये देखने लग रहे हो कि 2017 के मेंस में भी पूछा गया है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई जो मेंस के अंदर या प्री के अंदर करंट अफेयर है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होके आएंगे। अगर करंट अफेयर से आप बिल्कुल भी नाता नहीं रखते हो तो आप यूपीएससी भूल जाओगे, यूपीएससी क्रैक कर पाओगे। स्टैटिक पोर्शन के ऊपर कितनी भी कमांड कर लो, पर करंट अफेयर किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन के साथ रिलेशन रखता है, किस तरीके से ज्वाइन होता है, एक नई डेफिनेशंस लेके आता है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करने लग रहे हैं, क्या हमारे देश में है या हमारे देश के अलावा और किसी कंट्री के अंदर भी है, और इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज इंक्लूड की जाएगी, किस किस कंडीशन में जो प्राइवेसी है उसको गवर्नमेंट वॉयलेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे सिक्योरिटी की बात आ जाती है तब राइट टू प्राइवेसी कुछ मैटर नहीं करती। फिर आपकी टेलीफोन टैपिंग की जा सकती है, फिर आपकी लोकेशन भी गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ सकती है कि कहाँ कहाँ पे जाने लग रहा है। तो ये सारे के सारे केसेस ये फिर आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं, कि करंट अफेयर के अंदर ये सारी की सारी नॉलेज होती है, आपकी किसी किताब में नहीं मिलेंगी कि राइट टू प्राइवेसी है ये किस तरीके से काम करती है, सारा करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो जी, यहाँ पे फिर से 2013 पे जाते हैं। कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट of India keeps a check on arbitrary power of the parliament in amending the constitution. Discuss critically. ये क्वेश्चन है जो आपके स्टैटिक पोर्शन से है, प्लस में अगर आपने करंट अफेयर का कोई केस इसमें नहीं डाला तो वो आप यूँ समझ लो कि आंसर कितना भी अच्छा लिख दो वो खत्म है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है तो जस्ट यूँ नहीं पूछा गया कि आपकी स्टैटिक नॉलेज चेक करनी थी, वो आपकी हो चुकी है। ठीक है, मेन बात ये आती है कि उस टाइम पे 2013 में कोई ना कोई केस ऐसा जरूर आया होगा कि लेजिस्लेटिव ने कोई कानून बनाया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। 2013 में जब के ये केस आया तब जाके मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे आधार है, आधार आपका 2017 के आसपास कंपलसरी कर दिया था, हर स्कीम के साथ जोड़ दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ 2018 के अंदर। उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो लिमिटेशंस करती है, अब लिमिट करने के बाद फिर चांसेज हो जाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, लेजिस्लेटिव की पावर को लिमिट कर दिया, कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने कानून बना के आधार को जोड़ा था उनमें से कई जगह को एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी जुडिशियल रिव्यू किया गया। तो वहाँ पे एक चांस बन गया कि अब ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो ये याद रखना कि जो करंट अफेयर वो आपका मैटर करता है बहुत बहुत ज़्यादा। वहाँ से आपको आइडिया जाता है कि क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन 2013 का ये आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद आप डिस्कस करोगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक फीचर के बारे में। उसके बाद फिर आप एक दो एग्जाम्पल डालोगे करंट अफेयर के। तो इस तरीके से आप जब 5-6 पॉइंट दे दोगे तो ये आपका आंसर फ्रेम हो जाता है। 2014 के क्वेश्चन पे जाते हैं। कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. देखो इस क्वेश्चन के अंदर इतने ज़्यादा डायमेंशंस कवर किए हैं कि ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो जाता है। जब आपके डायमेंशंस क्वेश्चन के अंदर ही दे रखे हो ना तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको जस्ट हिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की, केशवानंद भारती केस उसको डिस्कस कर दो। उसके बाद फिर इसने बात की
कि किस तरीके से इसकी वजह से डेमोक्रेसी इंक्रीज होने लग रही है, डेमोक्रेसी की वैल्यू बढ़ने लग रही है। तो 2007 का केस IR को हेलो केस, उसको डिस्कस कर दो कि पहले जैसे पार्लियामेंट 9th शेड्यूल का सहारा लेके 31B आर्टिकल का सहारा लेके अपने लॉज को एक ब्लैंकेट में छुपा देती थी, तो इस केस के आने के बाद वो सारे के सारे केस है दोबारा जुडिशियल रिव्यू में आ गई और फिर डेमोक्रेसी की वैल्यू इंक्रीज कर गई। वहां से आप उठा लो। फिर जो हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आगे आके आर्टिकल नंबर 21 जो हमारी लाइफ के बारे में बात करता है उसको बचाने के लिए क्रैकर्स के ऊपर उन्होंने रेगुलेशंस बना दिए थे। आप उस चीज़ का जिक्र कर दो, ठीक। और फिर बात करो जुडिशियल एक्टिविज्म की। अब देखो, मैंने पहले उन क्रैकर का एग्जाम्पल दिया, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल दिया। जुडिशियल एक्टिविज्म मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास आर्टिकल नंबर 142 होता है जब सुप्रीम कोर्ट एक इमरजेंसी केसेस में या फिर कोई अपने पास फैसला आया है उसको पूरा करेक्ट करने के लिए लॉ बना देती है, क्योंकि लॉ बनाना सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 142 उनको ये पावर देता है कि वो लॉ बना सकती है इमरजेंसी केसेस में, ठीक है। और जब ये अपनी इस पावर का ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आर्टिकल 142 को कभी भी मत भूलना, ठीक है। फिर आप इस चीज़ को डिफाइन करो कि बेशक से जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल हुआ लेकिन उसके बावजूद भी उस टाइम पीरियड के अंदर ये जरूरी था, क्योंकि अगर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा फोड़े जाते हैं, फायर क्रैकर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्लियर, तरह तरह की नई बीमारी आती है, आंखों की एलर्जी बढ़ जाती है, स्किन एलर्जी बढ़ जाती है, तो उस केस में वो जरूरी था तो उन्होंने उस चीज़ को अप्लाई किया। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को लिखो और साथ के साथ नेगेटिव पॉइंट देना मत भूलना। कभी आप ये सोचो कि सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट ही दें। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट को ये जस्ट इमरजेंसी केसेस में ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो जो हमारी डेमोक्रेसी है जिसने बता रखा है कि पार्लियामेंट का एक पर्टिकुलर लॉ मेकिंग वर्क है वो अफेक्ट कर जाएगा और कन्फ्लिक्शन बढ़ जाएगी जुडिशरी की और पार्लियामेंट की। तो आपको एक नेगेटिव पॉइंट इस तरीके से ये शो भी करना है कि इनको अपनी लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए, उनसे बाहर नहीं निकलना। तब जाके आपका एक कंप्लीट आंसर बनेगा जिसमें पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों कवर हों। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ गया जी, और इस क्वेश्चन को मैं अभी अभी केस नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये केस हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आने लग रहे हैं। इस केस का नाम पढ़ो, कोल हो केस। 2007 में आया था, ठीक है। 9th शेड्यूल आर्टिकल 31B इन दोनों के अगेंस्ट आया था। तो इसको हमने अभी भी जब डिस्कस किया है तब इस केस को हमने मेंशन किया कि किस किस तरीके से कोहेलो केस ने डेमोक्रेसी को थ्राइव किया है, ठीक है। और जब हमने वीडियो में 31B को डिस्कस किया तब भी हमने ये जो केस है इसके बारे में जिक्र किया था। तो इस केस के बारे में क्या इसकी ओरिजिनल स्टोरी थी वहाँ पे नहीं जाना। कभी आप ये सोचो कि आप ओरिजिनल स्टोरी पे जाओगे, आपको ये देखना कि इस केस की वजह के बाद, इस केस की जो वर्डिक्ट आई थी उस वर्डिक्ट के आने के बाद हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। क्या हमारी डेमोक्रेसी के अंदर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, क्या हमारे जो पार्लियामेंट है उनकी पावर्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, क्या जो अपने पास 9th शेड्यूल है या 31B हमारा एक आर्टिकल है वो हमारे फंडामेंटल के रिगार्डिंग पॉजिटिव काम कर रहे थे या नेगेटिव काम करने लग रहे थे पहले। तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स डालने हैं। क्लियर, और उसके बाद फिर आपके पास ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो खैर आज इतना ही डिस्कस करते हैं। आपके पास अब तक के आए हुए जो क्वेश्चंस थे प्री और मेंस वो हमने डिस्कस करे। मेंस की मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसकी करेक्ट आंसर राइटिंग क्लास में ही हो सकती है। एक घंटे की क्लास में जस्ट मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही डिस्कस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जस्ट एक फंडामेंटल राइट के बेस पे आप इनकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं कर सकते। अगर आपको इनके आंसर की फ्रेमिंग करनी है तो आपको अदर चैप्टर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो करंट अफेयर कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्या घटना घटी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेंस में।
ये ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए आप सोचो कि मैं इसके आंसर राइटिंग अभी करवा दूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आइडिया आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से इसके आंसर फ्रेम हो सकते हैं, जो कि स्टैटिक पोर्शन में हमने पढ़ लिया है। लेकिन बिना करंट अफेयर के ये क्वेश्चन इनके आंसर कंप्लीट हो ही नहीं सकते, भूल जाओ। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और इस चीज़ को आप अच्छे से देखना कि जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं क्या वो हमारी वीडियो से रेलिवेंट थे या नहीं। अगर हमारी वीडियो से वो रेलिवेंट रहे हैं जो हमने स्टडी किया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका ओके है। इसका मतलब हम यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए, जिसमें हम पहले सारी की सारी समरी करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, नोट्स मेकिंग करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि भाई प्रीवियसली किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो उसके बाद आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है कि हम जो पढ़ने लग रहे हैं वो वाकई में रेलिवेंट है। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो करंट अफेयर है वो आपके सिलेबस से कोई अलग चीज़ नहीं है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर आप सोचते हो कि एक हिस्ट्री का पोर्शन होता है, एक पॉलिटी का होता है, एक ज्योग्राफी का होता है, एक एनवायरनमेंट का होता है, तो उसी तरीके से एक पोर्शन और होता है जिसका नाम है करंट अफेयर। और ख़ास बात यह है कि उस करंट अफेयर की जो वैल्यू है वो इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के तब इक्वल बिठा दो उसको। 50% आप मान के चलो आपका स्टेटिक पोर्शन और 50% आप इस करंट अफेयर को दोगे वेटेज, तब जाके बात बनेगी। क्लियर? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये एक नंबर दे रखा है, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप समय ले सकते हो, आप मिलने आ सकते हो, कोई भी पॉइंट है उसको डिस्कस कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो या नहीं हो। अगर आप हो तो वेल एंड गुड, हम हमेशा आपके टच में आए। अगर आप नहीं हो तो आप टाइम लो, अपॉइंटमेंट लो, उसके बाद फिर मिलो और अपनी जितनी भी क्वेरीज है उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।